हाय, आई वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी पथिक। और आज हम यूपी पीसीएस के लिए पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। वी आर स्टार्टिंग विद पॉलिटी और हम पॉलिटी के भी थर्ड चैप्टर से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर आर मोर और लेस रिलेटेड टू द एंड पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे तब हम फर्स्ट 2 चैप्टर्स देखेंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में है और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। तो वो सब हम हिस्ट्री के साथ देखने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा चैप्टर है इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर बेसिकली सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम, द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। अभी देखो, हम हर क्वेश्चन के साथ ये देखते रहेंगे कि उसको याद कैसे करना है, या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। सो अभी हमें याद रखना है कि कौन सा सोर्स, मतलब हमने किस सोर्स से कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या प्रोविजंस लिए हैं। तो पहले ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंने अपने लिए ट्रिक कह सकते हैं, नॉट निमोनिक बट हाँ ट्रिक, याद करने का तरीका एक बनाया हुआ है कि मेरी एक ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड है जो बहुत फ्रेंडली नेचर की है या जो बहुत स्वीट है। तो वो 2 लोगों के बीच, 2 पार्टीज़ के बीच हमेशा बातचीत से मैटर सॉल्व करने पर ध्यान देती है। तो मतलब मेरी एक ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड है जो बहुत स्वीट नेचर की है और जिसको मिलजुल के बात करना पसंद है। अब इससे मैंने कैसे प्रोविजंस को रिलेट किया, दैट आई एम टेलिंग यू। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया से हमने एक प्रोविज़न ली है कंकरेंट लिस्ट का। नाउ विद व्हाट इज़ दिस लिस्ट? ये वो लिस्ट है जिसपे स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट दोनों लॉ बना सकते हैं। तो अब ये कैसी बात हुई कि दोनों को लॉ बनाने की पावर्स दे रखी हैं। तो ये क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया वाली उस फ्रेंड की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, तो लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, अब देखो कोई इंसान स्वीट है, वो बातचीत से मैटर सॉल्व करने पे ध्यान देता है, तो उसकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बस आपको ये इमेजिन करना है एक स्टोरी की तरह कि आपकी ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड या मेरी भी, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नाउ पहले ये वाला प्रोविजन देखते हैं, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब फर्स्ट तो यू विल टेल मी कि जॉइंट सिटिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है, ठीक है? कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। जॉइंट सिटिंग दो हाउसेस की हम क्यों करवाते हैं? जब कोई डेड लॉक हो जाता है किसी बिल को लेके, तो अब उस डेड लॉक को सॉल्व करवाने की बात है। ये प्रोविजन भी हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। ये फिर से वही बात हो गई, वो जो ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड है उसको डेड लॉक सॉल्व करवाने का भी शौक है, तो वो ये इस तरीके से होता है। नाउ एक प्रोविजन है जो इस निमोनिक या ट्रिक से आपको याद नहीं हो सकता, तो वो आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। दैट इज़ प्रोविजन रिगार्डिंग कॉमर्स एंड ट्रेड, ठीक है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, कीप दिस इन माइंड। बचे हुए जितने और सोर्सेज हैं, मतलब जितनी और कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो जो चीज़ें ली हैं, हम विद क्वेश्चन के साथ साथ उसको करते रहेंगे। ओके, चलो अब एक बार हम यूएस का देख लेते हैं। तो देखो, अगर आपको एक फेयर आइडिया है कि कुछ फेमस कंट्रीज़ हैं जिनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, तो आप यूएस और ब्रिटेन का तो याद रख ही सकते हैं। इसके लिए कोई निमोनिक की ज़रूरत आई डोंट थिंक है। तो एक तो हमने प्रियम्बल का आइडिया वहाँ से लिया है, दूसरा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया हमने यूएस से लिया है। थर्ड इज़ फंडामेंटल राइट्स। अब आपने बिल ऑफ राइट्स के बारे में सुना होगा, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स का आइडिया हमने वहाँ से लिया है। फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हमने यूएस से लिया है। अगर आपको ये नहीं याद है अभी, तो आपको विद क्वेश्चन करने के साथ साथ ही याद हो जाएंगे। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, देन जुडिशियल रिव्यू। नाउ टेल मी कि जुडिशियल रिव्यू का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू करने की पावर्स किस किस आर्टिकल में है? रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये भी यूएस से है। तो अभी हमने ऑस्ट्रेलिया का तो हम अच्छे से याद कर चुके हैं, और यूएस का भी हमें साथ साथ याद हो जाएगा। बट कीप दीज मतलब इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस इन माइंड की ये हमने यूएस से लिए हैं। नाउ अब हम क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इसमें से एक तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि नोट पूछा है, ठीक है? तो फंडामेंटल राइट्स हमने यूएस से लिया, हमने अभी देखा है, वेरी फेमस एंड ईजी थिंग। और डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और आयरलैंड ने खुद डीपीएसपी कहाँ से ले रखे हैं? स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है? अब देखिए, बहुत कम प्रोविजंस हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसमें से बहुत कम है जो यूएस
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके को छोड़ के बची हुई कंट्रीज से कुछ कुछ 2-3 प्रोविजंस ले रखे हैं, वो आपको ध्यान रखने होंगे। तो जैसे डीपीएसपी आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है, और आयरलैंड ने खुद कहाँ से लिए हैं, स्पेन से। इसके बाद है रेसिडुअल पावर ऑफ द सेंटर, ये ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है। अब हम देखते हैं कि हमने ये किससे लिया है और फिर हम उसको याद कैसे रखेंगे। इमरजेंसी पावर्स, जर्मनी। अब देखो इमरजेंसी पावर्स, इमरजेंसी का प्रोविज़न हमने लिया है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, और फंडामेंटल राइट्स जो इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड होते हैं वो हमने प्रोविज़न लिया जर्मनी से। तो आप कन्फ्यूजन हो सकती है इसमें, तो इसको याद रखेंगे कि इमरजेंसी का प्रोविज़न 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ले रखा है, और फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नाउ हमें ध्यान देना था, हाँ, कनाडा। सो सी, इसको मैंने कैसे याद किया हुआ है और आप भी इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं। देखो आपको कनाडा से क्या याद रखना है कि कनाडा ऐसी कंट्री है, देखो सी फॉर कनाडा, सी फॉर सेंटर। तो कनाडा से जब भी मैंने याद किया हुआ है, क्योंकि जब भी मुझे कनाडा की ये बात याद रखनी होती है तो आई रिमेंबर कि स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो जितने भी प्रोविज़न हैं जहाँ पे सेंटर को ज़्यादा पावर दे रखी है, सेंटर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, वो कनाडा से ले रखा है प्रोविज़न। अब हम याद करते हैं, देखिए याद करने का तरीका है, रियलिटी से कोई लेना देना हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता। तो सी फॉर कनाडा, सी फॉर सेंटर याद रखने के बाद अब देखते हैं। देखो आइडिया ऑफ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, आ गई स्ट्रॉन्ग सेंटर वाली बात। हमें याद रखना है कि सेंटर मजबूत है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, हमने ऐसी बातें ली हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसको भी याद कर सकते हो कि भाई सेंटर की और स्टेट की पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर हमने कहीं पे सेंटर को ज़्यादा पावर दी होंगी तो वो किसकी वजह से है, हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ऐसे याद कर सकते हैं। नाउ रेसिडुअरी पावर्स विद सेंटर, देखिए यहाँ पे भी हम सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि जिस लिस्ट पर जो प्रोविज़न जो है वो स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, यूनियन लिस्ट में नहीं है, उसके सिवा जो और चीज़ों पे और मैटर्स पे हमें लॉ बनानी होगी वो पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। इससे भी क्या हुआ, सेंटर स्ट्रॉन्ग बनाने की बात है, तो ये भी कनाडा से लिया हुआ है। तो हमें याद हो गया। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा था कि रेसिडुअल पावर दी सेंटर हमें पता है कहाँ से लिए, कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया में तो हमने याद किया हुआ कि ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड तो बहुत स्वीट नेचर की है और वो तो दो को सेम या इक्वल मैटर सॉल्व करने पे ध्यान देती है, तो ये कनाडा तो नहीं होगा, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, सॉरी, ये कनाडा होगा। तो देखो ये ग्रेटर पावर टू सेंटर कनाडा, कंकरेंट लिस्ट दे रखी है ऑस्ट्रेलिया और ले रखी है ऑस्ट्रेलिया से। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कंट्री, आपको अब तक याद भी हो जाना चाहिए, यूएस से, और ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ से लिया हुआ है। अब डीपीएसपी हमने देखा था, डीपीएसपी आयरलैंड, और इसने खुद कहाँ से लिया था, यहाँ पे खुद कहाँ से लिया गया था, स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन, ठीक है, हम इसको सही मान सकते हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है। द चैप्टर ऑफ ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स का आइडिया तो हमने यूएसए से लिया है, बट देखो क्या ये वजह है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट है या लॉन्गेस्ट है, बिल्कुल नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारे और चैप्टर्स पार्ट्स हैं, तो उसकी वजह से लेंथी है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल लेंथी है, तो एक इस वजह से। अगर हम अमेरिका की जगह किसी और कंट्री से लेते तो क्या ये हमारा शॉर्टेस्ट हो जाता, नहीं। अगर आपको इसमें फिर भी कन्फ्यूजन होती है तो इसको बिकॉज लगा के पढ़ के देख लो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन बिकॉज द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, ये इसको जस्टिफाई नहीं करता, दोनों इंडिविजुअली ट्रू हैं। तो लेट्स सी द आंसर, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन में वैसे तो ये इजी है, बट ऐसे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में हम इन फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान आप बिकॉज लगा के भी चेक कर सकते हैं, या ये इसकी वजह है या नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगा के हम देख सकते हैं। In giving representation to talent, experience and service in the composition of Council of States, the constitution makers of India were influenced by the example of, अब इसमें क्या है कि जो हमने राज्यसभा में
हम राज्यसभा का प्रोविज़न देखते हैं ना कि प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट सम मेंबर, और वो कुछ ऐसे फील्ड होता है जहाँ से नॉमिनेट कर सकते हैं। तो आप पहले तो कमेंट में मेरे को बताएंगे किस किस फील्ड से हम लोग राज्यसभा में मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, मतलब किया जाता है हमारे यहाँ। और ये प्रोविज़न की टैलेंट एक्सपीरियंस और सर्विस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, हमने कहाँ से लिया है? तो ये प्रोविज़न हमने लिया है आयरिश रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। द कॉन्सेप्ट ऑफ DPSP इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन, अभी देखा था हमने आयरलैंड, वेरी इजी। आप अभी हम एक्सप्लेनेशन में थोड़ा देखते हैं कि पार्ट 4 में है DPSP। अभी हम ये चीज़ें बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे क्योंकि DPSP का चैप्टर है जहाँ पे PYQs हैं, तो हम उसके साथ इसको याद करेंगे। अभी के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट करती चलूँगी। आर्टिकल हमें याद होना चाहिए 36 से 51 तक है DPSP का। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन इन इंडिया, अब इससे आपको कनाडा ही ध्यान आना चाहिए। फेडरेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया हमने? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हमने लिया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, एक्चुअली ये कनाडा वाला एक्ट था, और इसको हम याद रखेंगे क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ये पूछा भी हुआ है रिसेंट वाले एग्जाम में भी। तो अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, या फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1867 का एक्ट भी कहते हैं कनाडा के लिए। हाँ, ये रहा। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन इंडिया में है सिर्फ? नहीं। US में है सिर्फ? नहीं। UK में सिर्फ? नहीं। इंडिया एंड US दोनों में है। तो जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू एग्जामाइन द constitutionality of the act of parliament and state legislature, executive order of both center and state governments. The system of judicial review exists in India and US से, और हमने कहाँ से लिया? ये US से लिया है। अब हम इसका कंपैरिजन भी देखेंगे जब हम आगे सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर देखेंगे, जुडिशरी का चैप्टर, कि हमारे जुडिशियल रिव्यू के प्रोविज़न और US के प्रोविज़न में क्या क्या अंतर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये हमने लिया रशियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से। और हमने वहाँ से एक चीज़ और भी ली है जो मैं साथ में ही बता देती हूँ। हमने लिया है वहाँ पे जस्टिस, जब हम प्रियम्बल में देखते हैं जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो ये 3 टाइप ऑफ जस्टिस हम प्रियम्बल में पढ़ते हैं। ये प्रोविज़न भी हमने USSR से लिया। फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब देखो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड के, ज़्यादातर कंट्रीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक अलग से प्रोविज़न बना के नहीं रखे हैं, तो कुछ कम ही कॉन्स्टिट्यूशन है, पर हमने वहाँ से लिया था USSR से ये आइडिया। और किस आर्टिकल में है फंडामेंटल ड्यूटीज़? आर्टिकल 51A। अब उनको इंडिविजुअली कैसे याद किया जाएगा वो भी हम आगे देखेंगे। Who has said it? I have not to beg pardon in connection with the allegation that in the draft of the Constitution, a major part of Government of India Act 1935 has again been reproduced. अब ये बात किसने बोली थी कि मुझे इस बारे में माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगा है कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में बहुत सारी चीज़ें 1935 के एक्ट से रिप्रोड्यूस करी है। तो देखो, ये जो एलिगेशंस हैं कि आपने तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही वापस से कॉपी कर लिया या 1935 के एक्ट को ही बहुत सारा मेजर पार्ट बना रखा है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एलिगेशंस लगे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर पे, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, या चेयरपर्सन थे। तो ऑब्वियसली ये आंसर भी यही कर रहे होंगे, ठीक है। आंसर इज D। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, फीचर्स ऑफ प्रियम्बल। अब देखो, रिलेटिवली वेरी इजी चैप्टर, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इजी मिलेंगे। वन थिंग आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने प्रियम्बल को याद किया हुआ है, रिवाइज़ नहीं किया तो उसको रिवाइज़ कर लीजिए, और अगर याद ही नहीं किया हुआ है तो याद कीजिए, ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट विमेन स्पीकर इन लोकसभा? ये फैक्ट है, इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट की भी ज़रूरत नहीं है। तो मीरा कुमार वॉज द फर्स्ट विमेन स्पीकर इन लोकसभा। अब हमसे, और ये क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में पूछा हुआ है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट।
अब हमें ये भी याद रखना है कि फर्स्ट विमेन स्पीकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन थी, तो वो थी शन्नो देवी। एंड ये कौन से स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर रही हैं? हरियाणा की। और ये रही हैं, अब डेट हमें ऐसे याद नहीं रहेगी बट हम ईयर याद कर सकते हैं, 1966 से 67 के बीच में। तो फर्स्ट विमेन स्पीकर इन लोकसभा मीरा कुमार, फर्स्ट विमेन स्पीकर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शन्नो देवी। The concept of basic structure of constitution was propounded by the Supreme Court in the case of Keshwananda Bharati case versus State of Kerala 1973। तो देखो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है ओबियसली, अगर आप एस्पिरेंट हैं इस एग्ज़ाम के, आपने ये नाम सुना ही होगा, एनसी बहुत रीसेंट एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है। तो केशवानंदा भारती, अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर को बार बार अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ये बताया है। बट इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कब किया था, मतलब ये कॉन्सेप्ट ऐसे लाइफ में कब आया था? तो केशवानंदा भारती की केस के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकग्नाइज़ किया था कि हाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होती हैं जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता। तो ये बस इसमें हम ये याद रखेंगे कि केशवानंदा भारती केस, आगे क्या क्या प्रोविजन अलग अलग केसेस में है वो भी विद टाइम विल सी। विच अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड प्रियम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो देखिए पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो किसने मूव किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। आगे उसी का मॉडिफाइड वर्जन हमें प्रियम्बल मिला है, तो यू नीड टू रिमेंबर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसी का ही मॉडिफाइड फॉर्म हमें प्रियम्बल में मिलता है। इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन, हमने पहले भी देखा है बट हमें देखना है सोशल रिलीजियस नहीं, सोशल इकोनॉमिक कल्चरल नहीं, सोशल पॉलिटिकल कल्चरल नहीं, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और हमने ये प्रोविज़न कहाँ से ले रखा है? यूएसएसआर या रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, ओके। और ये यूपी PCS RO एंड ARO के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है 21 में। तो अब हमें ये भी याद, अगर हमसे ये पूछा जाए कि कितने टाइप के जस्टिस मिले हैं तो 3। हमसे ये पूछा जाए कि लिबर्टी के कितने टाइप हैं प्रियम्बल में जो मिले हैं, दैट इज़ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो ये 5 टाइप्स, लिबर्टी, 3 जस्टिस। अभी देखिए आगे क्वेश्चन आएंगे, विल रिमेंबर रेस्ट ऑफ द थिंग्स। देखो, हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन दैट ऑर्डर हैव बीन मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो इसी ऑर्डर में बताना है। जस्टिस अभी हमने देखा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो 3 वाला पहला ही ऑप्शन ओबियसली आंसर आ गया फर्स्ट से ही, बट हम देखते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप 5 टाइप हमने देखा था। इक्वालिटी 2 टाइप्स की, अभी देखते हैं 2 टाइप्स। ये देखो, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो अगर हमसे कोई पूछे कि कितने टाइप की इक्वालिटी प्रियम्बल में प्रोवाइडेड है, तो 2 टाइप्स, दैट इज स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। उसके बाद है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो ये तो एक ही हुआ, यस। तो 3 जस्टिस, लिबर्टी के कितने टाइप? 5, 2 टाइप्स इक्वालिटी के एंड फ्रेटर्निटी 1 टाइप के। Which one of the following objectives is not embodied in the preamble of the constitution? अब देखो, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप है। इकोनॉमिक जस्टिस देखा है हमने, लिबर्टी तो नहीं देखी। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन भी है, बिलीफ भी है। तो अब हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। दिस वन, ओके। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी आर मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अभी हमने देखा है लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो 5 टाइप्स, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अभी ऊपर हमने सेम क्वेश्चन देखा है, सी रिपीट भी हुआ है। तो इकोनॉमिक लिबर्टी, क्योंकि लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, थॉट है, बिलीफ है, फेथ भी है, वर्शिप भी है। इकोनॉमिक जस्टिस अगर दिया होता तो वो होता, बट यहाँ पे लिबर्टी का ही पूछा एक्चुअली, तो इकोनॉमिक लिबर्टी तो नहीं मेंशन्ड है। हमें देखना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू प्रियम्बल ऑफ इंडिया एंड गिव करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। तो हमें बताना है कि प्रियम्बल के बारे में इनमें से कौन कौन से ठीक हैं।
तो देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम प्रियम्बल, ये हमने ऊपर देखा था एक क्वेश्चन में. इट इज़ नॉन जस्टिफाइबल, हाँ ये नॉन जस्टिफिएबल भी है. इट कैन नॉट बी अमेंडेड, नो, ये तो 42nd अमेंडमेंट से 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट से हमने 3 वर्ड्स इसमें एडिट और ऐड किए थे, तो वो हम आगे देखेंगे. बट अमेंड किया जा सकता है और ये अलग अलग केसेस में इवॉल्व होकर आया है. Preamble cannot override the specific provision in the constitution. Yes, it cannot. अभी हम देखते हैं इसमें से क्या क्या हमने देखा है कि सही बताना था. ओके, सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. सो थर्ड इज रॉन्ग, इट कैन नॉट बी अमेंडेड. हाँ, इट कैन बी अमेंडेड. लेट्स सी. अब legislative intent of the preamble of the constitution was moved by Pandit Jawaharlal Nehru and adopted by a constituent assembly. The preamble of Constitution of India is a part of Constitution, but it is not enforceable by court. The preamble is non-justifiable, which means the court cannot pass order against the government of India to implement the ideas of the preamble. In the Keshavananda Bharati case, Supreme Court said that the preamble of Constitution can be amended according to Article 368. 368 में क्या है? अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है और पावर है पार्लियामेंट की कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है. बट द अमेंडमेंट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, जो हमने अभी देखा था, बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकते. और ये प्रोविज़न किस में आया था? वो है केशवनंदा भारती केस 1973. प्रियम्बल कैन नॉट ओवर राइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बाकी के पॉइंट तो वर बेसिक एंड ये पॉइंट आई विल हाईलाइट. ओके, इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन प्रिवेल करेंगे, ना कि प्रियम्बल. ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. और सीधी रिपीटिशन पहले कि भाई 19 में पूछा हुआ है, 2018 में भी है अलग अलग एग्जाम्स में. व्हाट इज़ द लीगल नेचर ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडिया? इट इज़ इन्फोर्सेबल? नो. इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल? येस. इट मे बी एनफोर्स्ड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस. देखो नहीं, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल. ठीक है, बस ये एक आइडिया दिखाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या प्रोवाइड करने की कोशिश करता है. ओके, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट? अब देखो, पंडित नेहरूज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ बियरिंग ऑन द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ, हमने देखा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. उसके बाद द प्रियम्बल सर्व्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्पसेस. हाँ. The Constitution has been ordained by the people of India. The head of state is elected directly by the people. नहीं, हमारे जो head of state हैं that is president, जो indirectly elect किए जाते हैं, not directly elected. Okay, so first को हम पहले eliminate करते हैं and see the answer. तो बची हुई तीनों statement are correct, basic, and fourth statement is wrong. Head of the state is President of India, which has been elected by the member of Electoral College consisting of elected members of both houses of parliament and elected members of state legislative assemblies and UTs of Delhi and Puducherry or Pondicherry. Hence, President of India, which is head of the state, is not directly elected by the people. Okay, he is indirectly elected. तो बाकी statements ठीक है. Question number 12. Which of the following words is not mentioned in the Constitution of India? हम देखते हैं. देखो, sovereign हाँ, democratic हाँ, secular हाँ. secular word ये हमने 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया था. अभी हम आगे देखेंगे क्या क्या हमने अमेंडमेंट से ऐड किया है और पहले नहीं थे. और फेडरल वर्ड नो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में फेडरल वर्ड का कोई जिक्र नहीं है. The preamble of India declares, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. तो ये वर्ड्स आ गए लेकिन इसमें फेडरल वर्ड नहीं है. एंड दिस इज इजी क्वेश्चन और अभी रिसेंट एग्जाम में भी पूछा हुआ है. What is the exact constitutional status of the Indian Republic on 26 January 1950? हमें बताना. देखो 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस समय पे क्या स्टेटस था. तो देखो इसमें वो चीज़ नहीं आएगी जो हमने 42nd अमेंडमेंट से ऐड करी है. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सेकुलर. सेकुलर वर्ड अब भी देखा है हमने कि 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, तो वो 1950 के टाइम पे तो नहीं हो सकता.
और सोशलिस्ट, तो देखो मैं अभी बताती हूँ कि क्या क्या वर्ड्स, तो मैंने इसको कैसे याद किया हुआ है, सो सेक इंटे, ऐसे अगर आप याद कर सकते हैं तो अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं याद है तो आप ऐसे याद रखिए। अगर कभी भी आपको देखना हो कि कौन से 3 वर्ड ऐड हुए थे, तो सोक सेक इंटे, बस इसको ऐसे आप ऐसे करके याद करेंगे तो ऑब्वियसली यूल रिमेंबर। 2-3 बार आप ऐसे बोलिए, सोक सेक इंटे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ है 1976 में। सोक सेक इंटे से याद रहेगा सोशलिस्ट सेक्युलर रिप इंटेग्रिटी, ठीक है, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी, ये तीनों वर्ड्स हैं जो ऐड हुए थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, उसमें सोशलिस्ट भी आ गया, सेक्युलर भी आ गया, हमारा आंसर है ये बी, अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो 1950 के टाइम पे ये स्टेटस था प्रियम्बल का। क्वेश्चन नंबर 14, इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है, विच वर्ड्स वर नॉट प्रेजेंट पूछा है। ऊपर हमसे पूछा था क्या उस टाइम पे स्टेटस था, तो हमने जो प्रेजेंट थे वो बताना था। इस क्वेश्चन में पूछा है जो प्रेजेंट नहीं थे। अब देखो हमने देखा था कि कौन से अमेंडमेंट्स ऐड में, सोक सेक इंटे, तो अब ये तीनों सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी, ये तीनों वर्ड आपको नहीं मिलेंगे। देखो सोशलिस्ट मतलब हमें नोट वाला ही बताना, तो यही वाले आंसर होंगे। इंटेग्रिटी हाँ ये भी ऐड हुआ है, एंड सेक्युलर भी ऐड हुआ है, सोक सेक इंटे। रिपब्लिक वर्ड पहले से ही था, अभी हम सॉरी इस पर मैं क्रॉस नहीं कर सकती, रिपब्लिक वर्ड पहले से ही था। तो अब आंसर में क्या आएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, आंसर इज ए, ये रहे। ओके, these two words secular and socialist have been added to the preamble of the constitution। हमने बताना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड ऐड हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। तो 42nd अमेंडमेंट, कंफ्यूज मत होइएगा, 44th नहीं है, 42nd है, 42nd है। 42nd अमेंडमेंट से क्या क्या ऐड हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से सोक सेक एंड इंटे, ये 3 वर्ड्स हम देखेंगे। और ये कौन से ईयर में होता है, 1976 में, ईयर भी पूछ सकता है। ओके, द वर्ड सेक्युलरिज्म वॉज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट। इजी क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ टर्म सेक्युलर इन इंडिया। ठीक है, सेक्युलर वर्ड का करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, ऑप्शंस में देखते हैं। इंडिया इज मैनी रिलीजन्स, हाँ। इंडिया हैव रिलीजियस फ्रीडम, हाँ। फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, हाँ। देखो करेक्ट तो ये तीनों हैं, पर हमसे पूछा है कि करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इस टर्म का, सेक्युलर टर्म का इंडिया में क्या एक्सप्रेशन है, ये पूछा है हमसे। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट ठीक है कि इंडिया में रिलीजन भी बहुत सारे हैं, पर क्या ये बात सेक्युलर हो, इंडिया में रिलीजन बहुत सारे हैं तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें रिलीजन बहुत अलग अलग हो सकते हैं, पर वो सेक्युलर नहीं है। तो हमें बताना है कि सेक्युलर वर्ड का एक्सप्रेशन क्या है। तो इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है, इंडियंस को रिलीजियस फ्रीडम है, येस। अब हमारे विल पे डिपेंड करते हैं, हाँ, लेकिन क्या ये बात दर्शाती है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री हो जाएगी, नहीं। देखो, देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, ये बात दर्शाती है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। तो as per Supreme Court ruling, secularism means that state shall have no religion of its own and all person of the country shall be equally entitled to the freedom of their conscience and have the right to freely profess, practice and propagate religion। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि हमारा जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है, ये जो राइट्स हैं ये कौन कौन से आर्टिकल में हैं, ये फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, और कौन कौन से आर्टिकल में है, दैट यू विल टेल मी इन कमेंट सेक्शन। Next is question number 18, preamble to the constitution of India provides the equality of। हमने पहले तो ये देखा था इक्वालिटी कितने टाइप की प्रोवाइड करता है, तो हमने 2 टाइप देखे थे उसमें, ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो वेजेस की नहीं, प्रियम्बल में तो वर्ड ही नहीं है ये। तो हमारे प्रियम्बल में कौन कौन से टाइप की इक्वालिटी प्रोवाइड की गई हैं, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड आंसर विल बी सी, सेकेंड एंड थर्ड। नाउ 19th क्वेश्चन,
इन द वर्डिक्ट ऑफ विच केस सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड फर्स्ट टाइम दैट प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए अलग अलग केसेस से मैंने बोला था इवॉल्व होकर आया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को, हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं नहीं, क्या वो पार्ट है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बेरुबारी केस में बोला गया था कि प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम देखते हैं किस केस में क्या बोला गया है। देखो बेरुबारी केस 1960 में हुआ था, जो पार्लियामेंट का पार्लियामेंट जो रिगार्डिंग था पार्लियामेंट टू ट्रांसफर द टेरिटरी ऑफ बेरुबारी पाकिस्तान को, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंड भी नहीं कर सकते, नॉट अमेंडेबल अंडर आर्टिकल 368। अब आगे क्या होता है कि अब केशवानंदा भारती केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब बोमाई केस में क्या बोला था 1994 में कि सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्ट भी है और अमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बिना ऑल्टर किए। और बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन किस में आया था, केशवानंदा भारती केस में। अब देखो इसको हम याद कैसे रखते हैं, एक टाइमलाइन बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा है कि बेरुबारी केस, तो 1960 में क्या स्टैंड था सुप्रीम कोर्ट का बेरुबारी केस में, दैट इज़ इसमें अब देखो 1960, उसके बाद 1973 केशवानंदा भारती केस, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, और उसके बाद बोमाई केस का ईयर है 1994। अब देखो 1960 बेरुबारी केस में बोला था कि ना तो पार्ट है ना ही अमेंड कर सकते, पार्ट भी नहीं है, फिर अमेंड तो कैसे ही करेंगे अगर पार्ट नहीं है तो। फिर केशवानंदा भारती केस में बोला पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और बोमाई केस में बोला पार्ट भी है और अमेंड भी कर सकते हैं। और हमने इसको अमेंड भी किया है। हमने कब अमेंड किया है, यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट 1976 में हमने अमेंड किया है, जिसमें हमने क्या 3 वर्ड्स ऐड किए थे, सोक, सेक एंड इंटे, मतलब सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। तो ऐसे आप टाइमलाइन की तरह ऐड कर सकते हैं। और अमेंडमेंट में हमने एक चीज़ देखनी है कि बेसिक स्ट्रक्चर को बिना उसके साथ छेड़छाड़ किए हुए हम अमेंड कर सकते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें फिर भी अमेंड नहीं की जा सकती, बस बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्टर नहीं करना चाहिए। और पार्लियामेंट ने यहाँ पे अमेंड किया भी है आफ्टर दिस केशवानंदा भारती केस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने यहाँ पे देखा है, अब देखते हैं हमारे पढ़े हुए केस में से। हाँ देखो बोमाई केस में बोला, हमने अभी ये जो टाइमलाइन बनाई है, बोमाई केस में बोला है पार्ट भी है, अमेंड भी कर सकते हैं। और कुछ और केसेस हैं जो भी हम आगे देखेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोल किसको बोला जाता है, बेसिकली प्रियम्बल को। अब एक चीज़ थोड़ी कन्फ्यूजन करती है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उन्होंने आर्टिकल 32 को, हाँ आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। बट आप उससे ये कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो सोल कहते हैं खाली, वो कहा जाता है प्रियम्बल को, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है। द प्रियम्बल हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, KM मुंशी ने। और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, ठाकुरदास भार्गव ने। और आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, NA पालकीवाला। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है, NA पालकीवाला। और पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को किसने कहा है, KM मुंशी ने। और ये चीज़ हम मेंस में अगर आंसर लिखते हैं तो उसकी इंट्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। तो क्या डिस्क्राइब करता है, प्रियम्बल। सेकुलर वर्ड सीधा कहाँ पे आया हुआ है, प्रियम्बल में। देखो उसके सेकुलरिज्म के प्रोविजन फंडामेंटल राइट में भी हैं, ठीक है। अब DPSP में भी हम कह सकते हैं कि UCC है, बट सेकुलर स्टेट है ये, इसका ये सीधा कहाँ पे लिखा हुआ है, सेकुलर वर्ड कहाँ पे यूज़ हो रखा है, प्रियम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, 23rd। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा आइडिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या प्रोविजंस रखने वाले हैं, वो आइडिया कहाँ पे झलकता है, दैट इज़
प्रियम्बल। तो ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ पे रिफ्लेक्ट, या फिर हमसे पूछा जाए कि माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, तो वो भी प्रियम्बल होगा। आंसर इज प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दिस वाज लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट से एक्चुअली, दैट इज़ आर्टिकल, शेड्यूल एंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर इज़ 5, और इसके साथ साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि इसमें आर्टिकल्स हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी रेफर करेंगे इन आर्टिकल्स के लिए। ओके, सो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, विल सी